हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो हमारा है शिक्षा के अधिकार की वजह से शैक्षणिक व्यवस्था में आने वाला परिवर्तन। और इससे पहले वाला जो हमारा यूनिट 2 का वीडियो था 4 का, उसमें हमने जो है हमारा जो 2009 में जो शिक्षा का अधिकार आया, जो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जो है लागू किया जाए सरकार को, या जो है सौंपा गया है। जो हमारे जो भी जिसके भी जो अधिकार में परिवर्तन लाए शिक्षा के अधिकार में, वो सब क्या सब परिवर्तन थे, उसके क्या प्रमुख बिंदु थे, और उस अधिकार का जो था ना कब किस पे कितने आयु में बच्चों पर लागू करना होता है। अब हम जो जानेंगे जो शिक्षा के अधिकार की वजह से शैक्षणिक व्यवस्था में आने वाला क्या क्या परिवर्तन थे, यानी पहले क्या था और अब क्या जो है परिवर्तन हो रहे हैं। तो पहला है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने से शैक्षणिक व्यवस्था में कई परिवर्तन आने शुरू हुए हैं। जैसे विद्यालय की भौतिक संरचना में परिवर्तन तथा विद्यालयों की संख्या में स्वतः ही वृद्धि हुई है। क्या हुई है? विद्यालय की जो भौतिक संरचना है उसमें परिवर्तन हुआ, यानी जो उसकी बनावट है उसमें उसके जो हमारे जो है स्वतः उसकी वृद्धि क्या है, बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में 1 किलोमीटर की आवासीय दायरे में विद्यालय नहीं है, सरकारों को वहाँ विद्यालय का निर्माण करने की बाध्यता की गई है। अब कहाँ है? जहाँ पर जो हमारा जो हमने पढ़ा है जो 1 to 5 यानी प्राइमरी स्कूल जो है 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे नहीं है अब सरकार को जो है उसके बाद बाध्य होना पड़ा, क्योंकि सरकार का दायित्व बन गया सभी को जो है स्कूल उस पर अनिवार्य करे। तो वो जो है हमारा जो लागू करने में क्या हो, वो सरकार बाध्य हो गई है। और ये जो 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी आवासीय दायरे हैं उसमें विद्यालय की उपलब्धता जो है दे रही है, विद्यालय की जो है विद्यालय का निर्माण करा रही है। उसके बाद हमारा है इसी तरह वर्ग 8 तक के विद्यालयों को भी बनवाना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया। और इसी तरह जो हमारे जितने भी 8 क्लास तक के जो स्कूल हैं उनको भी सरकार का बनवाना अनिवार्य हो गया है। साथ ही विद्यालयों का निर्माण करवाते समय कई नए मानकों को भी ध्यान में रखना अनिवार्य हो गया है। शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधान के कारण विद्यालय की भौगोलिक संरचना में विस्तार कई परिवर्तनों की शुरुआत हुई है, जो इस प्रकार है। अब हम ये जो हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछता है जो क्या सब परिवर्तन हुए हैं तो आप ये सब पॉइंट को ध्यान में रख के और अच्छे से जवाब लिख सकते हो। देखिए, पहला है हर एक छात्र के 1 किलोमीटर के आवासीय दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय होगा, ताकि प्रत्येक छात्र छात्राएं का स्कूल जाना सुनिश्चित हो सके। इस तरह प्रत्येक 3 किलोमीटर के आवासीय दायरे में वर्ग 8 तक का बुनियादी या माध्यमिक स्तर का विद्यालय खोला जाना भी अनिवार्य होगा। 3 किलोमीटर में 8 क्लास तक और 1 to 5 के 1 किलोमीटर में। ये एकदम इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा, इसके साथ ही छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है, ताकि छात्राओं के विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति कम हो सके। छात्र छात्राओं में कितने विद्यालयों में अभी शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है, उस पर भी जोर दिया जा रहा है। जो हमारे जो है जितने भी शौचालय हैं उन्हें जो है मरम्मत की जाए, या जिसकी मरम्मत की आवश्यकता उसको मरम्मत की जाए, और जहाँ पे ना हो वहाँ पे इसका निर्माण कराया जाए। उसका थर्ड पॉइंट है विद्यालय भवन में बच्चों की सुरक्षा के लिए चार दीवारी का निर्माण होना भी जरूरी हो गया है। चार दीवारी जितने भी विद्यालय भवन में जो है नहीं है, जो खुले में पढ़ा रहे हैं या जिसकी कुछ मरम्मत की जरूरत है उसकी भी जो है कराया जाए। और विद्यालय को इस प्रकार बनाया जाए जिससे जो है बच्चे जो इसमें आकर्षित हो, उसमें पढ़ने के लिए उत्साहित हो, वो एकदम बोर सा फीलिंग जो है महसूस ना करे, उसमें जो है उन्हें जो बोझ ना लगने जाए जो आज स्कूल जाना है, भीड़ से जाना है, तो ऐसा ना महसूस हो। अब इस प्रकार से सृजनात्मकता करना है इस विद्यालय में, जो हमें बच्चों को आकर्षित करे। और जो हमारा इससे का एक टॉपिक ही है बच्चों में जो विद्यालय की सृजनात्मकता के लिए, वो हम आगे इसी यूनिट में जो है डील करेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हमारा विद्यालय भवन के कक्षा कक्ष के साथ साथ खेल के मैदान के होने पर भी जोर दिया गया है। अब विद्यालय भवन क्या, कक्षा कक्ष यानी क्लास के साथ साथ खेल के मैदान यानी एक बड़ा मैदान हो विद्यालय में, उसका भी जो है जोर दिया गया है। ये ना जो एक विद्यालय जो है एक 4 दीवारी कमरों में बंद रह जाए। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विद्यालय के प्राथमिक स्तर के वर्ग में छात्र छात्राओं शिक्षक अनुपात 3:1 होना चाहिए। यदि किसी विद्यालय किसी कक्षा में 30 से अधिक छात्र छात्राएं हैं तो वहां कक्षा का दूसरा वर्ग सेक्शन बनाना चाहिए। उक्त प्रावधान का लक्ष्य बच्चों का अंतर संवादात्मक तथा गतिविधि आधारित शिक्षण को सुनिश्चित बनाना है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र अनुपात शिक्षिका या छात्र शिक्षिका या शिक्षक अनुपात 35:1 होना चाहिए। आप देखिए, ये आप एक टीचर हो, आपको ये पता होना चाहिए जो शिक्षा इस यहाँ पे जो अनुपात है यानी 30:1 का मतलब है जो हमारे एक टीचर पे जो 30 स्टूडेंट को लाना है। यानी अगर आप में एक ही क्लास में मान के चलिए अगर आपके 60 बच्चे आ जाते हैं
तो आपको 2 क्लास बनाना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके, जिसमें सेक्शन ए में आपको 30 बच्चे के रखने हैं और सेक्शन बी में आपको 30 बच्चे को, कम से कम आपको जो है सो मतलब 30 बच्चे को रखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 बच्चे को, उससे ज़्यादा 30 बच्चे से ज़्यादा नहीं रखना है आपको एक क्लास में। तो वही हमारा 30:1 है। और जो है उच्च प्राथमिक स्तर और छात्र शिक्षाओं के लिए 35:1 है। क्या है इसका? 35:1, यानी एक टीचर पर 35 स्टूडेंट रहेंगे। यानी अगर इससे ज़्यादा होता है तो आप सेक्शन चेंज कर सकते हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 बच्चे प्राथमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा 35 बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं रहना है। ये भी है हमारा इसका प्रमुख बिंदु जो है शिक्षा के अधिकार वैसे शैक्षणिक व्यवस्था में आने वाले परिवर्तन। उसके बाद हमारा एक और प्रमुख जो है शिक्षा के अधिकार कानून में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन का दायित्व। आप देखिए शिक्षा के अधिकार कानून में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन है। अब ये जो विद्यालय में हमने इसके बारे में और अच्छे से पढ़ा है, जो प्रबंधन क्या होता है, इसकी समिति बनती है, उसके क्या गठन के क्या उद्देश्य हैं, गठन का क्या दायित्व है, तो दायित्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है जो है शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति होगी एवं प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरंभ में इसका पुनर्गठन किया जाएगा। देखिए शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति होगी एवं प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरंभ में इसका पुनर्गठन किया जाएगा। और देखिए इसमें कहा गया है जो प्रत्येक विद्यालयों में अतिरिक्त मतलब गैर अनुदानित विद्यालय को छोड़ मतलब जो हमारे सरकारी विद्यालय जितने में प्रत्येक विद्यालय में जो प्रबंधन समिति होगी और प्रत्येक शैक्षणिक सत्र का आरंभ में इसका पुनर्गठन किया जाएगा। और इसका जो जितना सेशन स्टार्ट होता है, मार्च से स्टार्ट होता है स्कूल का, जो हमारे जितने भी जो फाइनल एग्जाम के बाद जो सत्र स्टार्ट होते हैं, सो हमारे जो उनमें क्या हो फिर उसका जो समिति का फिर से गठन किया जाए, पुनर्गठन किया जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा है विद्यालय प्रबंधन समिति में 16 सदस्य होंगे, जिसमें 12 सदस्य बच्चों के माता पिता, 2 सदस्य शिक्षक, 1 सदस्य पंचायत प्रतिनिधि एवं 1 सदस्य शाला व बच्चा और स्थानीय शिक्षाविद होगा तथा समिति के 50% महिला सदस्य यानी 8 सदस्य महिलाएं होंगी। अब देखिए इसमें कौन कौन से सदस्य रह सकते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति में, तो 16 सदस्य होंगे। टोटल कितने सदस्य होंगे? 16, जिसमें 12 सदस्य बच्चे के माता पिता होंगे और जिसमें 12 सदस्य क्या होंगे? आपके स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उसके माता पिता होंगे। उसके बाद है हमारा है 2 सदस्य शिक्षक होगा। क्या होगा? 2 सदस्य शिक्षक, कोई भी शिक्षक होगा मतलब स्कूल के कोई भी शिक्षक, 2 सदस्य शिक्षक होंगे, 1 सदस्य पंचायत का प्रतिनिधि होगा एवं 1 सदस्य शाला का बच्चा मतलब जो विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा और स्थानीय शिक्षाविद होगा। और क्या होगा? स्थानीय शिक्षाविद होगा तथा समिति में 50% महिला सदस्य यानी 8 सदस्य महिलाएं होंगी। और इस समय जितने भी हो तो उसमें आपको 16 बच्चे को रखना है, उसमें 16 सदस्य को रखना है, उसमें से 8 सदस्य आपको कोई भी करके महिला होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। उसके बाद चौथा है हमारा तीसरा है हमारा समिति में गांव में निवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के लोगों को समुचित रूप से प्रतिनिधित्व होगा और इसमें जो है सो इन सभी वर्गों को शामिल करना होगा। वह चौथा है समिति के में बच्चों के माता पिता सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। और समिति में बच्चों के माता पिता सदस्यों में से अब समिति के बच्चों के माता पिता में से अब देखिए अब समिति में आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष किससे चूज करेंगे वो भी दिया गया है। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष चयन किया जाएगा माता पिता को, यानी आपके जो शाला में पढ़ रहे हैं, यानी शाला में विद्यालय होता है, उस विद्यालय में अगर आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उनके माता पिता को बनाते हो तो उनके माता पिता में से यानी 12 सदस्य जो उनके बनाओगे अभिभावक को, पेरेंट्स को, तो उस 12 सदस्य में से एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष आपको चुनना है। आप किसी मास्टर को नहीं बना सकती, ना कोई पंचायत वाले को। समझ गए? आज हमारा इतना क्लियर हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा और समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय का संगठन प्रबंधन। इसके बारे में हमने समावेशी शिक्षा के बारे में बहुत सारा कुछ जान भी लिया है और जो टॉपिक अगर कुछ बचा रहेगा तो वो हम अगले वीडियो में जो है उसके बारे में और अच्छी तरीके से जानेंगे और विद्यालय में सृजनात्मकता के बारे में और अच्छे प्रकार से जानेंगे, जो आप विद्यालय में किस प्रकार से सृजनात्मकता क्रिएटिविटी कर सकते हो और बच्चों को आकर्षित कर सकते हो, विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करिएगा, आप लाइक करिएगा, इस वीडियो पे एक ज़रूर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ना शेयर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। मुझे पता चलेगा ना, एक कमेंट अगर आपका पॉजिटिव कमेंट आएगा तो मैं अच्छा बना रहा हूँ, अगर
कोई मुझ में त्रुटि हो रही है तो वो कमेंट में आप करके मुझ में सुधार ला सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी लग रही है जो मुझ में सुधार की ज़रूरत है तो आप वो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून, बाय।